सलाम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने लेकर जा रहे हैं जो कहने को तो मुस्लिम मुल्क है लेकिन देखने में यूरोपियन मुल्क बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां टूरिस्ट एक बड़ी तादाद में जाते हैं। जी हां, आज हम सैर करेंगे आज़रबाईजान की। आज़रबाईजान पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत क्यों करता है? पाकिस्तानी बगैर एजेंट के घर बैठे कैसे आज़रबाईजान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं? क्या वजह है कि आज टूरिस्ट एक बड़ी तादाद में इस मुल्क में सैर के लिए जाते हैं? ये मुल्क यूरोप से सस्ता है या महंगा? इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? क्या बाकू के अलावा और भी इस मुल्क में खूबसूरत शहर मौजूद हैं? आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए अब निकलते हैं आज़रबाईजान के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान का मतलब आग की हिफाजत करने वाले लोग। ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या है। इसका 5% हिस्सा यूरोप में आता है और 95% हिस्सा एशिया में आता है। इस वजह से इस मुल्क की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 90 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 113वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 57% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग गाँव में आबाद हैं। अगर बात की जाए इसकी सरहदों की तो शुमाल में रूस, मगरिब में जॉर्जिया और आर्मेनिया, जनूब में ईरान, जबकि एक छोटा सा बॉर्डर तुर्की से भी मिलता है। इसके अलावा मशरिक में कैस्पियन सी के साथ साहिली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क के लोग आज़री बोलते हैं, जो सुनने में काफ़ी हद तक तुर्की ज़ुबान जैसी लगती है। अगर कोई तुर्क यहाँ आए तो आज़रबाईजानी लोगों की बात काफ़ी हद तक समझ सकता है। इसके अलावा यहाँ रूसी ज़ुबान भी आम है। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोग रूसी ज़ुबान बोल सकते हैं, जबकि नई नस्ल में इंग्लिश मकबूल हो रही है। दोस्तों, आज़रबाईजान की सकाफ़त, रिवायत, मौसीकी, रक़्स और खानों की वजह से पूरी दुनिया में मुनफरिद समझा जाता है। सयाहों के लिए आज़रबाईजान एक पुरकशिश मुकाम है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है और ये एक शानदार शहर है जहां आपको कदीम तारीख और जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेंगे। ये शहर इस मुल्क का इक़्तिसादी, सकाफ़ती और साइंसी मरकज़ है। दोस्तों, बाकू को दुनिया का सबसे नीचा दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतह समंदर से 28 मीटर यानी 92 फुट नीचे है और सतह समंदर से नीचे आबाद होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को हवाओं का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, आज़रबाईजान के लोग, जिनको आज़री भी कहा जाता है, ये मेहमान नवाज होते हैं। इनकी सकाफ़त के गहरे रवायती और तारीखी रंग हैं। आज़रबाईजान के लोग बुनियादी तौर पर तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी ज़ुबान, रहन सहन, रस्म व रिवाज और सकाफ़त तुर्की और दीगर तुर्क कौमों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। ख़ास तौर पर तेल और कुदरती गैस के ज़खायर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक वक़्त था जब ये मुल्क आधी दुनिया को तेल सप्लाई करता था। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार खाम तेल है। हर साल करोड़ों बैरल तेल दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट होता है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान खाम तेल $119 बिलियन, गैस $1.5 बिलियन, नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र $247 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये इटली को $19 बिलियन, तुर्की को $3.5 बिलियन और यूनान को $1.5 बिलियन का तेल और गैस बेचता है। दोस्तों, आज़रबाईजान की 96% आबादी मुसलमान हैं। इनमें से 65% लोग शिया मसलक के और 35% लोग सुन्नी मसलक के हैं। इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं, जिनमें 1.1% मसीही, 1% एथिस्ट और 0.5% दूसरे मज़हब के लोग शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग यूरोपी जहन के हैं। ये मज़हब को पूरी तरह फॉलो नहीं करते। इसी वजह से यहाँ आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम मुल्क में आए हैं। शायद यही वजह है कि बाकू आज दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान में 96% मुस्लिम आबादी है,
لیکن اس کے باوجود یہ آفیشیل طور پر اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور یہی بات اس ملک کو منفرد اور دنیا کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ دوستو، اس ملک کی GDP $78 بلین ہے اور لوگوں کی سالانہ آمدنی اوسطاً $8,000 کے قریب ہے۔ یہاں کے لوگ نہ تو زیادہ امیر ہیں اور نہ ہی زیادہ غریب، بلکہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی اور ثقافت کی۔ دوستو، آذربائیجان اپنی قدیم تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہ ملک ماضی میں کئی سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ یہاں آپ کو صدیوں پرانے آثار، تاریخی عمارتیں، مزارات اور خوبصورت مساجد دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سیاحت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اب لوگ صرف دبئی یا ترکی ہی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں آذربائیجان بھی گھومنے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان کا قومی پھول کھاری بلبل کا پھول ہے، قومی جانور گھوڑا ہے، اور گھوڑے کو یہاں بہت شوق سے پالا جاتا ہے۔ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پاس گھوڑے ضرور ہوتے ہیں۔ قومی کھیل فری سٹائل ریسنگ ہے۔ دوستو، ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، اس ملک کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تربوز بریڈ اور مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ سن کر عجیب لگا، اور پین کیک کا شوق تو یہاں جنون کی حد تک ہے۔ یہاں کے لوگ دن میں ایک بار تو پین کیک ضرور کھاتے ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں تاریخ کے ایک خاص پہلو پر۔ دوستو، آذربائیجان اور پاکستان کی دوستی اس حد تک ہے کہ پاکستان نے آرمینیا کو ایک لمبے وقت تک کے لیے آذربائیجان کی وجہ سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ 1991 میں جب آذربائیجان آزاد ہوا تو آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کر کے کچھ علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ پاکستان دنیا میں آذربائیجان کو آزاد ملک تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا، یہاں تک کہ پاکستان نے آذربائیجان کی عسکری مدد بھی کی۔ آرمینیا کے خلاف جنگ میں ہر طرح سے پاکستان نے آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے آذری لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی پاکستانی وہاں جاتا ہے تو اسے پاکستانی کہنے پر بہت عزت ملتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس ملک کی تاریخ کی۔ 550 قبل مسیح میں یہاں آگ کو پوجنے والے لوگ آباد تھے، جن کی جھلک آج بھی آپ کو اس ملک کے کچھ علاقوں میں نظر آئے گی۔ یہ علاقہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا مرکز تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فوج اس خطے میں آئی۔ یہ فوج عراق سے ہوتے ہوئے آذربائیجان میں داخل ہوئی اور اس وقت کی ساسانی سلطنت کو شکست دے کر آذربائیجان کو فتح کیا، اور اس خطے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے یہاں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ ایرانی اور ترک لوگ بھی اس جگہ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام آنے کے بعد اموی خلافت، عباسی خلافت اور سلجوق سلطنت میں بھی یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا۔ 1500 عیسوی کے دور میں صفوی سلطنت کے قیام کے ساتھ آذربائیجان میں اہل تشیع اسلام کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی شیعہ اکثریت میں ہیں۔ پھر 19ویں صدی میں روس نے قبضہ کر لیا۔ 70 سال تک سوویت یونین کا حصہ رہنے کے بعد 18 اکتوبر 1991 میں اس ملک نے سوویت یونین سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1993 میں حیدر علیف صدر بنے اور پھر ان کے بیٹے الہام علیف ملک کو سنبھال رہے ہیں۔ علیف فیملی پچھلے 33 سال سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں عملی معلومات پر۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی منات ہے۔ ایک منات 164 پاکستانی روپے اور 52 انڈین روپے کے برابر ہے۔ آذربائیجان کا ویزا آپ گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے ای ویزا کے لیے اپلائی کریں۔ صرف $13 سے $15 میں ویزا مل جاتا ہے، جو 3 سے 4 دن میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ پاکستان سے باکو کی فلائٹ 1,20,000 سے 1,40,000 روپے تک آسانی سے مل جاتی ہے۔ لیکن دوستو، جب بھی آپ باکو آئیں تو 2 طرح کے سکیم سے بچنا پڑے گا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے بڑے ہوئے ریٹ سے اور دوسرا سم کارڈ کے فراڈ سے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ کے باہر سے بس آسانی سے مل جاتی ہے۔ صرف $2 میں یہ آپ کو سٹی سینٹر میں لے جائے گی۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر سفر میٹرو پر کریں، جو انتہائی سستا ہے۔ 2 منات میں آپ میٹرو کا کارڈ لے لیں، اس میں تھوڑا سا بیلنس رکھیں اور گھومتے رہیں۔ یہ سب سے محفوظ اور آرام دہ طریقہ ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو باکو شہر کی سیر کرواتا ہوں۔ یہ ہے باکو شہر کا خوبصورت ایئرپورٹ، جو مکمل طور پر شیشے سے بنا ہوا ہے۔ باکو سٹی میں داخل ہوتے ہی آپ کو یہاں کی عمارتوں کا جدید اور یورپی طرز تعمیر فوراً نظر آئے گا۔ باکو شہر کی سب سے مشہور اور پہچان بننے والی عمارتیں فلیم ٹاورز، اور ان ٹاورز کا ڈیزائن
आग के शोलों जैसा बनाया गया है। खास तौर पर रात के वक्त जब इन टावर्स पर लाइट जलती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हैं। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, ये शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा, कहीं भी आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। इस मुल्क की खवातीन आपको हिजाब या बाया में नजर नहीं आएंगी, बल्कि इनका लिबास भी यूरोपीय स्टाइल का है। अच्छी बात यह है कि बाकू सिटी में इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हर जगह मौजूद, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी यहाँ रेस्टोरेंट्स का बिजनेस चलाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी जबकि 16,000 के करीब इंडियन यहाँ आबाद हैं। अगर रिहाइश की बात करें तो ये शहर बजट ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आपको 6 से 60 डॉलर में एक रात के लिए आसानी से हॉस्टल मिल जाता है। इस तरह 3 से 4 डॉलर में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क यूरोप के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। शराब और फहाशी भी इस मुल्क में आम है और ये इस मुल्क की तल्ख हकीकत है। यहाँ आपको जगह जगह खुली शराब की दुकानें मिलेंगी, हत्ता सड़कों के किनारों पर अल्कोहल ड्रिंक कॉर्नर भी मिलेंगे। इस शहर की सबसे ज्यादा रौनक आपको निज़ामी स्ट्रीट में नजर आएगी, जहाँ रात का नज़ारा देखने के लायक होता है। इस जगह पर लोग वॉक करते हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी इसी स्ट्रीट पर मौजूद हैं। जो भी बाकू आता है निज़ामी स्ट्रीट का विजिट ज़रूर करता है। दोस्तों, अगर आप आज़रबाईजान की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो बाकू की ओल्ड सिटी में भी जा सकते हैं। ये शहर के वस्त में वाक़या है और इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ आपको सदियों पुरानी इमारतें, तारीखी गलियाँ और कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे। इस इलाके के पास ही कारपेट म्यूजियम है। इस म्यूजियम की बिल्डिंग का डिज़ाइन कालीन जैसा बनाया गया है। आज़री लोग तुर्क लोगों की तरह कालीन बनाने में महारत रखते हैं, इसी वजह से इनके कालीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चलिए अब आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। यह है बाकू सिटी का हैदर अलीफ कल्चरल सेंटर। इसके अंदर जाने की फीस 50 मनात है। ये जदीद और कल्चरल म्यूजियम है। यहाँ आपको बहुत से आर्किटेक्चर मॉडल भी देखने को मिलेंगे। ये बिल्डिंग बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, बाकू सिटी में आज भी आतिशगाह मौजूद है, जहाँ एक जमाने में आग की पूजा की जाती थी। ये जगह आज़रबाईजान की कदीम सकाफत और तारीख की एक जिंदा मिसाल है। दोस्तों, बाकू में बहुत सी खूबसूरत और तारीखी मसाजिद भी हैं, जिनमें हैदर मस्जिद सरे फहरिस्त है। ये बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है जो मशहूर लीडर हैदर अलीफ के नाम पर बनाई गई है। इसके अलावा बीबी हैबत मस्जिद भी बहुत मशहूर है। ये बाकू सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस मस्जिद के अंदर बीबी हैबत का मज़ार भी मौजूद है। ये मज़ार काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि ये मुल्क यूरोप से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। आप यहाँ आकर सस्ते में इटली के शहर वीनस का मज़ा भी ले सकते हैं। इसको लिटिल वीनस कहा जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ बोट राइड ज़रूर लीजिएगा, आपको लगेगा जैसे आप वीनस में घूम रहे हैं। इस बोट राइड की टिकट भी बहुत सस्ती है। 3 मनात में आपको बोट राइड मिल जाएगी। दोस्तों, आज़रबाईजान की ज़मीन कुदरती गैस के ज़खायर से माला माल है। बाकू से 20 किलोमीटर के फासले पर यनार दाग का इलाका मौजूद है, जहां कई हजार सालों से पहाड़ पर आग जल रही है और इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। ये हमेशा जलती रहती है। बारिश हो, तेज हवाएं हो, ये आग नहीं बुझती। इस आग की वजह यह है कि जमीन से हाइड्रोकार्बन गैस निकल रही है, जिसको आग लगी हुई है। जब तक गैस जमीन से निकलती रहेगी, ये आग जलती रहेगी। आज से कई हजार साल पहले कुदरती गैस के बारे में कोई नहीं जानता था और यहाँ के लोगों ने इस जगह को खुदा समझ लिया और इसी तरह यहाँ आतिश परस्ती का आगाज हो गया। एक जमाने में ये आतिश परस्तों के लिए मुकद्दस इबादत गाह थी और आज ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन की वजह बन चुकी है। दोस्तों, आपने आतिशफिशा तो देखे होंगे जिनसे लावा निकलता है, लेकिन आज़रबाईजान में ऐसे आतिशफिशा मौजूद हैं जहाँ से लावा के बजाय मिट्टी निकलती है। इनको मड वेल्किनो कहते हैं। ऐसा मुनफरिद मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रूड ऑयल से गुस्ल देखा है? जी हाँ, आज़रबाईजान में क्रूड ऑयल से नहाया भी जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे आपकी स्किन कभी खराब नहीं होती और 70 बीमारियों से शिफा मिलती है। इस खाम तेल को मुकामी जुबान में नफ्तालान भी कहते हैं। ये खाम तेल 1847 में इस मुल्क में पहली बार दरियाफ्त हुआ।
दोस्तों अब चलते हैं अज़रबैजान के दूसरे बड़े शहरों की तरफ। अज़रबैजान का दूसरा सबसे बड़ा और तारीखी शहर गेंजा है, जो बाकू से 360 किलोमीटर के फासले पर है। ये शहर आर्मेनिया के बॉर्डर के करीब है, इसलिए इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। ये शहर बहुत खूबसूरत और तारीखी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंटरनेट पर भी आपको ज्यादातर बाकू सिटी ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये शहर भी बाकू से कुछ कम नहीं है। इस शहर में इब्राहिम इमामजादा का मज़ार भी मौजूद है, जो एक मस्जिद के अंदर बनाया गया है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पड़पोते हैं। तारीख के मुताबिक जब अहले बैत के मानने वालों पर जुल्म बढ़ा तो इब्राहिम इमामजादा ने इस शहर में आकर क़याम किया और इसी जगह इनका इंतकाल हुआ। इस शहर में एक ऐसा घर भी बनाया गया है जो मुकम्मल तौर पर बोतलों और छोटे छोटे पत्थरों से तैयार किया गया है। ये एक अलग ही किस्म का आर्किटेक्चर है। दोस्तों एक और दिलचस्प जगह है नखचीवान, जो अज़रबैजान का एक खुद मुख्तार इलाका है। इस जगह के लोगों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल इस जगह पर हुआ था और पहाड़ी के ऊपर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मकबरा भी मौजूद है। कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसके करीब अरारत के पहाड़ों पर रुकी थी। इस इलाके में एक कस्बा नूह भी मौजूद है। इस बात में कितनी सच्चाई है अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों अगर तालीम की बात करें तो इस मुल्क की शरह ख़वानदगी 99.8% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें बाकू यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और अज़रबैजान स्टेट ऑयल एंड इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस शहर में रहने का 500 से $800 महाना खर्चा है। दोस्तों यहाँ की नाइट लाइफ भी दुबई की तरह मशहूर है। दोस्तों अज़रबैजान में एक अनोखी रिवायत भी है। अगर शादी की बात हो और लड़के वालों ने लड़की वालों को मीठी चाय पिला दी तो समझे शादी तय है, अगर फीकी चाय पिलाई तो मतलब इनकार है। ये रिवायत बहुत दिलचस्प है। दोस्तों अब बात करते हैं नौरोज़ की, जो अज़रबैजान का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है और ये आतिश परस्तों का नया साल है। इस दिन सब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और इनका मानना है कि इससे इनके गुनाह धुल जाते हैं। रात के वक्त आग जलाकर इसके ऊपर से 7 मरतबा छलांग लगाई जाती है। इनका अकीदा है कि आग इनकी आने वाली सख्तियों को जला देती है। बच्चे हर घर के दरवाजे पर टोपी रख देते हैं और घर वाले इसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट डाल देते हैं। दोस्तों ये था हमारा अज़रबैजान का मुकम्मल सफ़र, तारीख से लेकर सकाफत तक, बाकू की जदीद ज़िंदगी से लेकर यनार दाग की कदीम आग तक, हैदर अलीफ सेंटर से लेकर लिटिल वीनस तक। अज़रबैजान क्यों सैर के लिए आना चाहिए? उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। आप 3 से 4 दिन के लिए यहाँ सैर के लिए आ सकते हैं। ये सैर के लिहाज से एक सस्ता मुल्क है। दोस्तों ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।